हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस कार्यक्रम में हम आपको कुछ जानकार लोगों से मिलवाते हैं। इस वक्त देश की हालत बहुत ही अजीब व गरीब है। मणिपुर में जो कुछ हालात हम देख रहे थे पिछले 3 महीने से, अब हरियाणा में एक तरह से आग लगाने की कोशिश की गई। लेकिन उसमें एक बहुत ही दिलचस्प वाकया ये हुआ है कि उसमें मुसलमानों के साथ सिख और जाट एक साथ मिल गए। यानी वो जो बीजेपी आरएसएस का प्लान था, जिस तरह की वो यात्रा निकाली गई थी हथियारों के साथ, ऐसा लगता था, ऐसा बाद में अंदाज हुआ कि शायद इसमें सैकड़ों लोग मारे जाते, लेकिन 6 लोग मारे गए। कोई भी जान जाना, किसी भी इंसान की बेगुनाह की जान जाना, ऐसा है जैसे पूरी इंसानियत मर गई हो। इंसानियत मरने की बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो लोग मारने का प्लान करते हैं वो तो हैवान सिफत होते ही हैं, लेकिन जो उसे देखते हैं खामोशी से, वो भी जालिम के साथी होते हैं। लेकिन इस वक्त हालात बिल्कुल अलग किस्म के नजर आ रहे हैं। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ खास मेहमान है सरदार दया सिंह जी, जो ऑल इंडिया पीस मिशन के प्रेसिडेंट हैं, गुड़गांव में रहते हैं। और ये वही सरदार जी हैं जिन्होंने मुसलमानों को जब जुमे की नमाज में परेशान किया जाने लगा तो गुरुद्वारा में नमाज के लिए इजाज़त दी, बल्कि इनवाइट किया कि मुसलमान आकर के हमारे यहाँ नमाज पढ़ें। उससे एक अजीब किस्म का मैसेज गया, पैगाम गया। अब वो पैगाम ऐसा लगता है कि जहाँ एक तरफ नफरत की ताकतें काम कर रही हैं, वहीं मोहब्बत फैलाने वाले लोग आज भी बाकी हैं। सरदार दया सिंह जी, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आप समय दे देते हैं, उसके लिए शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। आप ये बताइए कि ये 31 तारीख को जो नूह में हुआ और उसके बाद गुड़गांव में, वो बताइए कि आखिर आपको क्या लगता है ये प्रोजेक्ट कितना बड़ा था, कितनी जाने जा सकती थी और वो कैसे कंट्रोल किया गया। हालांकि मुझे मालूम है कि अब तक भी गुड़गांव में बहुत सी जगहों पर 144 है, कहीं कहीं कर्फ्यू के से हालात हैं, लोग घरों से नहीं निकल रहे। लेकिन आप बताइए कि ग्राउंड पर तजर्बा कैसा रहा। ऐसा है कि मैंने जिस दिन ये हुआ उसी दिन मैं भिवाड़ी जा रहा था और जयपुर हाईवे बंद किया हुआ था केएमपी के बाद। मैंने अपने ड्राइवर को कहा कि आप केएमपी से तावड़ू की ओर ले लें ताकि वहाँ से हम फिर भिवाड़ी चले जाएं। हम केएमपी से जैसे ही भिवाड़ी के लिए तावड़ू पर उतरे तो सामने कम से कम भी 150 गाड़ियाँ थी। वो झंडे लगे हुए थे, सबके पास डंडे वगैरह थे और वो सारे लगा रहे थे। तो हमने किसी से पूछा कि ये क्यों हो रहा है। वो कहने लगे ये जलाभिषेक है, वो कावड़ियों का वो करना है हमने नौ में, और वहाँ मंदिर है कोई, तो वहाँ हमने सब लोग लिए जा रहे हैं। तो मैंने कहा यार इतना लंबा चौड़ा। तो कहता जी हम चारों तरफ से आ रहे हैं, हरियाणा से, कुरुक्षेत्र से भी है, करनाल से भी है और बाकी सब जगह से भी सब इकट्ठा हो रहे हैं और ये जलाभिषेक करेंगे। तो हम तो आगे चले गए, पर जैसे ही मैं फैक्ट्री पहुंचा तो उसी समय मुझे टेलीफोन आया नू से कि जी यहाँ तो हालात बिगड़ गए। मैंने कहा क्या हुआ, क्यों हालात बिगड़ गए। तो वो कहने लगे कि इसी ढंग से यहाँ तो जलाभिषेक की जगह वो यहाँ लोगों के खिलाफ नारे लगने लग गए। और बाद में पता लगा कि शाम को वहाँ तो कर्फ्यू लग गए और बुरे हाल बन गए। तो अभी मैं वापस घर पहुँचा तो लोगों ने मेरे साथ बातचीत की। तो मैंने कहा ये बात क्या हुई। वो कहने लगे कि जलाभिषेक करने के चक्कर में उन्होंने क्या किया कि उन्होंने आकर लोगों के वो मोनू मानेसर का कहीं वीडियो वायरल हुआ। उस वीडियो में उन्होंने कहा कि हम मतलब जो शब्द मैं कहना नहीं चाहता, इसी तरह बिट्टू कोई फरीदाबाद का है, उसके भी कहते हैं वीडियो वायरल हुए। तो इस टाइप, तो इसलिए दहशत का माहौल सा वहाँ बन गया। और वो उस माहौल के अंदर तो वहाँ पुलिस का पता लगा कि पुलिस के एसएचओ को ही नहीं पता कि कितने लोग आ रहे हैं कितने लोग नहीं है, और जबकि 25,000 लोग वहाँ इकट्ठा हो गए। तो एसएचओ ने कहा मुझे तो सीआईडी ने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। तो हमारा ये कहना था कि ऐसे हालात क्यों बने। ऐसे हालात इसलिए बने कि शायद बीजेपी ये सोच रही है कि शायद इस ढंग से हम 2024 का इलेक्शन जीत जाएंगे, क्योंकि हरियाणा का भी इलेक्शन ड्यू है और मुसलमान हमें वोट तो देता नहीं। तो इसका नतीजा ये निकलेगा कि सारा हिंदू ऑर्गेनाइज होगा।
पर मुझे खुशी इस बात की ज़रूर है, हालांकि इसके दर्द है, त्रासदी है, ये जेनोसाइड किस्म के हालात बने, पर मुझे एक बात की है वो एहसास हुआ कि जो बात मैं 2018 में जब मैं चुनाव लड़ रहा था, तो उस समय मैंने मेवात में, अलवर में चुनाव लड़ा, तो अलवर का मेवात और हरियाणा के मेवात में भी मुझे घर घर जाने का मौका मिला। और एक और दुखद घटना उन दिनों हुई थी, वो पहलू खां की थी। तो पहलू खां को जब मारा गया तो तब भी मेवात का नाम लगा, रकबर का नाम आया तो तब भी मेवात का नाम लगा। तो मैं उन लोगों के साथ मिला, तो हमने कहा ये कारण क्या हुआ। मेरा ये मंशा रही कि सिख जो है वो मुसलमान और हिंदू के बीच में कड़ी का काम करता है, और सिखों को ये जिम्मेदारी अदा करनी चाहिए। और मैं क्योंकि सिख था, इसलिए मेरी कोशिश ये रही कि सिख और मुसलमान को कहीं ना कहीं हम नज़दीक लाएं, और ये मैंने मेवात से शुरू किया। और इस बात की मुझे हुई कि सोना में जब मस्जिद को जलाने के लिए लोग गए, तो सिखों ने उस मस्जिद को अपने प्रोटेक्शन दे दी और किसी को मस्जिद जलाने नहीं दी। ये एक अच्छी भावना मुझे। फिर मैंने पता किया तो नू और नू के एरिया में जो पंजाबी हिंदू थे या सिख थे, उनको भी किसी ने कोई दहशत नहीं हुई, किसी ने किसी को नहीं मारा। केवल झगड़ा हुआ जो बाहर से लोग आए उन्हीं के साथ कन्फ्लिक्ट हुआ, क्योंकि उन्होंने नारे कहते हैं ऐसे लगाए, और उन नारों के चक्कर में उन्होंने ये सारा काम किया, और इससे भड़क गए लोग। तो जब लोग भड़क गए तो नतीजे जो है हमारे सामने हैं। तो पुलिस की बंदोबस्त नहीं था, तो पुलिस को चाहिए था बंदोबस्त करना। तो मैं ये समझ रहा हूँ, और ये बात मैंने लिखी भी है, कि मनोहर लाल खट्टर भी पंजाबी पाकिस्तान से आए, और अनिल विज जो होम मिनिस्टर हैं वो भी पाकिस्तान से आए। तो हमारे बुजुर्ग, मेरे बुजुर्ग भी पाकिस्तान से आए थे। तो मैंने कहा कि ये जो हालात आप बना रहे हैं, क्योंकि आप चीफ मिनिस्टर हैं, आप होम मिनिस्टर हैं, अब जो टारगेट होगा तो सीधा पंजाबी टारगेट हो जाएगा, पंजाबी टारगेट हो जाएगा। इस समय एक दूसरी बात ये हुई कि ना तो जाट, इवन इंद्रजीत सिंह राव, इंद्रजीत सिंह की भी जो स्टेटमेंट आई, जो बीजेपी का ही मेंबर पार्लियामेंट मिनिस्टर भी रहा, सेंट्रल मिनिस्टर भी रहा, उसकी भी स्टेटमेंट आई कि ये रास्ता ही गलत है, प्रोटेक्शन दी जानी चाहिए थी। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं जो काम हुआ वो मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी थी, होम मिनिस्टर की जिम्मेदारी थी, उनको इसका पूरा प्रबंध करना चाहिए था। जब ऐसे वीडियो वायरल हो रहे थे और सीआईडी को पता था, तो सीआईडी को सारे अरेंजमेंट करके सरकार को ये सारे अरेंजमेंट करने चाहिए थे, ताकि ऐसे हालात ना बनते और ये वायरल वीडियो से हालात ख़राब ना होते। क्योंकि मोनू मानेसर तो ऑलरेडी जो जुनैद और नासिर की हत्या हुई, उसमें भी जो राजस्थान से, भरतपुर से पकड़े और उनका नाम भगौड़ों में है, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं उनसे और भी हालात नू में या मेवात में होने चाहिए थे। एक बात तो ये है। दूसरी बात मुझे ये भी लगा, जो मैं पूरे अभी मासूम की एक अलवर के पास उसको भी कत्ल किया गया, उसका सिर काट दिया, उसके हाथ पैर काट दिए, तो हम गए थे वहाँ जाके देखा तो सब ने कहा कि जी हमारे अंदर मेव हों या हिंदू हों, हमारे अंदर कोई झगड़ा नहीं, हम बड़ी शांति हैं, आपस में रहते हैं। और मेवों की एक बात मैं मानता हूँ कि ना तो 1984 में, ना उसके बाद कोई दंगा, इवन 1992 में भी दंगा नहीं हुआ, 2002 में भी कोई हालत नहीं हुई, 1947 में नहीं हुआ, कहते हैं उस वक्त तक भी। तो मेरा ये कहना है कि मेवों का जो रहन सहन है, और मैं तो हैरान हुआ जब काऊ विजिलेंट की जो बात की लोगों ने, तो मैंने कहा काऊ विजिलेंट बल्कि जितनी सेवा मेव का गाँव की गाय की करती थी तो कोई भी नहीं करता, बल्कि बिना दूध देने वाली गाय की भी वो प्रोटेक्शन, क्योंकि उसी के गोबर का, उसी के दूध का, उसी के गोबर का लीपा पोती करते हैं अपने आंगन की और चूल्हा चौका की। तो मैं समझता हूँ कि ये सोच गलत है। मेवों के बाद और ख़ास तौर पर मुसलमानों के खिलाफ ये हवा बनाना ये बहुत गलत है। मैं समझता हूँ ये अच्छा हुआ कि ये जो आग भड़काना चाह रहे थे वो आग ना तो भड़क सकी, ना तो जाट, क्योंकि किसान आंदोलन ने, काज़मी जी एक और बड़ा काम कर दिया, किसान आंदोलन ने मुसलमान को, जाट को, सबको एक मंच पर लाकर खड़ा कर दिया, उसमें सब लोग इकट्ठा थे। मैं तो हैरान हुआ जब जयपुर हाईवे पर NH 8 पर जो शाहजहाँपुर में जो मोर्चा लगा था, किसान मोर्चा लगा था, वो सारा मुसलमान ही मोर्चे को, उनको दूध भी वही दे रहे थे, सारा कुछ वहीं कर रहे थे, अन्न पानी का सारा, वहाँ लंगर का सारी व्यवस्था उनके पास थी। इसी तरह पलवल में ऐसा था। तो मेरा ये कहना है कि मेवों के खिलाफ ये जो आवाज़ जो ये उठाया। एक और मुझे, जब मैं चुनाव लड़ रहा था, तो मैं चुनाव क्यों लड़ा था, ज्ञानदेव आहूजा जो बजरंग दल के अलवर में
एक प्रेसिडेंट भी हैं बजरंग दल के, वो 3 बार के एमएलए, 3-4 बार एमएलए भी वहीं से जीते हैं। उनका कारण ये होता था कि वो सिख और मुसलमान की भिड़ंत करवा देते थे और बाद में आप ही बिचौलिए बन जाते थे। तो हम जब इलेक्शन लड़े थे, जब हम अलवर में गए और मेवों में गए और सिखों में गए, क्योंकि जो सिख किसान हैं वो भी पाकिस्तान से आए हैं, तो वो भी पाकिस्तान, उन्हीं को वहाँ ज़मीनें अलाट हुई हैं। तो हमने कहा कि यार तुम क्यों लड़ते हो, तुम भी किसान हो, ये भी किसान है, तो आपस में कन्फ्लिक्ट क्यों होता है। वो कहने लगे जी हमारा तो कोई कन्फ्लिक्ट नहीं है, कई बार ज़मीन जायदाद पर किसी दौड़ पे झगड़ा हो जाए, वैसे हमारा, या कई लड़का लड़की कहीं आपस में एक दूसरे को पसंद कर ले तो हो जाता है, तो उसमें तो मैंने कहा फिर भड़काट क्यों होती है, जब करना है तो झगड़ा क्यों करते हो। तो झगड़े का पता लगा कि ज्ञानदेव आहूजा जो है वो एमएलए इसलिए बनता है कि आपस में कन्फ्लिक्ट करता है, तो मुसलमानों होता है कि हिंदू और सिख इकट्ठे हो जाए और सिख इसी तरह बीजेपी की तरफ चले। तो ये कारण है, मुझे नहीं लगता कि ये ज़्यादा देर चल सकेगा। आज तो मुझे खुशी है कि सब तरह से, बाकी क्योंकि ठंडा होते। अच्छा, एक ऐसी भी असेसमेंट ऐसा आया है, एक बड़े सीनियर जर्नलिस्ट घूम करके आए हैं हरियाणा के कई जगहों पर, उनका कहना है कि राजस्थान में इलेक्शन होने वाले हैं और ये जो मेव हैं ये ऐसे लोग हैं जो हरियाणा और राजस्थान दोनों जगह फैले हुए हैं और वहाँ चूँकि कांग्रेस की सरकार है और यहाँ बीजेपी की सरकार है, तो यहाँ इस तरफ भड़का करके कोई ना कोई फ़ायदा राजस्थान में उठाने की कोशिश कोई है बीजेपी की। अब इसमें जो सिखों के, मुसलमानों के, जाटों के बीच में जो वो एकता निकल करके आई सामने, उसकी वजह से ये प्रोग्राम फेल हो गया बीजेपी का। नहीं, अब क्या आप क्या कहते हैं? मैं ये कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि उनका क्या व्यू होगा, क्योंकि मैंने राजस्थान का मेव एरिया भी देखा है और क्योंकि वहाँ से तो मैं चुनाव लड़ा मेंबर पार्लियामेंट का, और मैंने हरियाणा को भी देखा क्योंकि वहाँ तो मैं आप रहता हूँ तो सारे लोग मुझे जानते हैं। मैंने मेव को यहाँ भी देखा और वहाँ भी देखा। ये जो अगर हरियाणा में आग भड़का कर आप ये समझे कि राजस्थान में आपको कोई भला मिल जाएगा, ये तो सोचना ही गलत था। हमारा ये कहना है कि ये सोच तो कहीं सस्टेन नहीं कर सकती। जहाँ तक हरियाणा में आपने जो ये रास्ता चुना, और ये तो आपने सोचा कि शायद यहाँ क्योंकि हमारी सरकार है हम प्रोटेक्ट कर लेंगे, जैसे मोनू मानेसर को आपने राजस्थान में हुआ और वो जब पकड़ने आती है पुलिस तो आप उसको, वो भगौड़ा है तो आप उसको बचा देते हैं। तो ये तो हरियाणा की सरकार को सोचना चाहिए। मुझे चिंता इस बात की है कि पंजाबी और बनिए की लड़ाई में ये मेव क्यों पिट जाए। मेरा इशू ही कुछ और है, मैं इस इशू पर, क्योंकि हरियाणा में पहले आरएसएस में पंजाबी डोमिनेट करते थे, पिछले कुछ सालों से आरएसएस में बनिया लॉबी जो है वो डोमिनेट करने लग गई। उन्हीं के सेक्रेटरी बन गए बीजेपी में, उन्हीं की ताकत बन गई, उन्हीं के एमएलए बनने लगे, उन्हीं के मेंबर पार्लियामेंट, तो पंजाबी एलिनिएट हो गए। तो ये पंजाबी और बिजनेस में भी जो 1947 में उजड़ कर पंजाबी आया था वो हरियाणा में रहा। हरियाणा में जो पंजाबी आज वो खुशहाल है। ये जैसे हीरो की फैक्ट्री है, मुजाल ग्रुप है, एटलस है, ये सारी फैक्ट्रियाँ बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ जो पंजाब से हरियाणा में आई। अब ये डोमिनेट करने लगे, पैसे से भी डोमिनेट करते हैं और बिजनेस में भी डोमिनेट करते हैं। आप सीताराम बाजार और चावड़ी बाजार ही देख लो, ज़्यादा जो बनिए के बिजनेस एस्टेब्लिश थे वहाँ आज पंजाबी जो रिफ्यूजी जिनको आप कह रहे हैं पाकिस्तान से जो आए वो डोमिनेट करते हैं। तो ये जो कन्फ्लिक्ट है आरएसएस के बीच का कन्फ्लिक्ट है। अच्छा। इसका ये जो इशू बना दिया कि इनको ये फायदा होगा, उन्होंने सोचा कि अगर ये बना देंगे तो शायद पंजाबी और बनिए के झगड़ा खत्म सामने नहीं आएगा और बड़ी लाइन खिंच जाएगी कि मुसलमान और हिंदू का है, तो उसमें पंजाबी और बनिए दोनों हिंदू हैं, इसलिए सारे हिंदू ऑर्गेनाइज हो गए। ये सोच उनकी गलत आई, यहाँ उन्होंने रास्ता ही अपना गलत चुन लिया। ये बहुत बड़ी बात हुई। और हम ये कहा है क्योंकि मुख्यमंत्री पंजाबी है, होम मिनिस्टर भी पंजाबी है, तो इनको सोचना चाहिए था कि 1947 में आपको ये इस हालात से गुजरना पड़ा, क्या अब उसी एलिनिएशन की तरफ तुम दोबारा बढ़ना चाह रहे हो? आपने जब मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर बने थे तो लोगों को याद होगा कि मुरथल में जाटों के साथ कौन सा क्लैश हुआ था, यही तो क्लैश हुआ था। क्योंकि वहाँ राज सत्ता पंजाबी, ठीक है, वहाँ डोमिनेशन 22% या 25% लोग को, कोई कहता है 30% वोट पंजाबी वोट है,
अगर वो कंसोलिडेट हो जाए और उसको बाकी बिरादरियां वोट दे दे जाटों के बिना, तो जीत जाता है, जैसे मनोहर लाल खट्टर और ये। इनका जो ये सोच थी, इस बार वो सोच फेल हुई और किसान आंदोलन करके जाट मुस्लिम में जो रिश्ता है वो विरोध का नहीं रहा, वो प्यार का हो गया, एक दूसरे के नजदीक की याद। तो ये देखिए किसान आंदोलन का ये फायदा हुआ जो आपने बताया। और उधर हमने उधर भी देखा मुजफ्फरनगर में, जहां बिल्कुल 2013 में जाटों की और मुसलमानों के का टकराव था, वो भी सब एक जगह इकट्ठे थे, मुजफ्फरनगर और उस तरफ आसपास जो दिल्ली बॉर्डर पर था। पंजाब से तो थे ही, लेकिन उस यूपी से भी उस तरफ से काफी लोग नहीं। आप एक देखें काजमी जी, एक बात और नोट करें। हाँ। किसान आंदोलन की लीडरशिप सिख थी, सिख आए पंजाब से। जी जी। नतीजा क्या हुआ, इसी मनोहर लाल खट्टर सरकार ने उनके रास्ते में वो खाइयां खोद दी ताकि वो लोग ना आ सके, वो लोग फिर भी आ गए। नतीजा क्या हुआ कि जो मुजफ्फरनगर के मुस्लिम थे, वो जो पिटे हुए थे, वो मुस्लिम भी उसी किसान आंदोलन के बीच में आके बैठ गए। बेसिकली वो भी तो किसान थे, वो आ गए। वहां बिरयानी बनी, सारे लोग इकट्ठी बिरयानी खा रहे थे। उसके बाद जिन जाटों के साथ क्लैश हुआ था, वो जाट भी वहीं आके बैठ गए। तो नतीजा क्या हुआ, ये जो इनको शायद आरएसएस को ये समझ में नहीं आई कि अब ये हालात नहीं पैदा हो सकते। ये हालात जो इन्होंने किया और ये जो एक्सपेरिमेंट ये करना लगे, ये बहुत बुरी तरह फेल हुआ। बल्कि मैं समझता हूँ चाहे 6 आदमियों की हत्या हुई हो, जाने गई हो, वो भी दर्द का काम है। चाहे उधर से गई हो चाहे उधर से गई हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो चाहे मंदिर के ऊपर हो चाहे मस्जिद के, अभी एक इमाम 57 सेक्टर में गुड़गांव में एक इमाम को और मस्जिद जला दी। तो ये जो सोच है, कुछ लोग फायदा उठाते हैं। एक बात और है, आजकल जो अनएम्प्लॉयमेंट ने एक समस्या और खड़ी कर दी है। अनएम्प्लॉयमेंट से जो गरीब आदमी है, वो अब उसके पास रोटी पानी तो है नहीं। मुझे कोई कह रहा था कि जनाब यहाँ ना गुड़गांव के पास और बाकी ये साइड पे मंजे बिठा के बैठे होते हैं, इनको काम तो कोई है नहीं, और जो रोटी का कह दे चलो भाई दोपहर का खाना वहाँ खा लेना, ये सारे इकट्ठे होके चल पड़ते हैं। आरएसएस का जो बेसिक इस समय आरएसएस का कोई वर्कर आगे काम नहीं करना। ये जो लोग हैं जिनको खाना खिला दिया, चलो यार तुम चलो, वो कहते हैं चलो जी चलते हैं, हम शायद कुछ प्राप्ति हो जाए। ये कारण है जो अनएम्प्लॉयमेंट का कारण है। और ये हालात ऐसे ना बिगड़ जाएं, जितनी भी अनएम्प्लॉयमेंट होगी उससे बेरोजगार लोग जब उनको तो फिर रोटी की हो जाएगी। यानी इसका नतीजा ये भी निकाला जा सकता है कि बीजेपी की सरकार के दौरान जो बेरोजगारी लाई गई, वो शायद किसी प्लानिंग का हिस्सा था। जो अब बेरोजगार जवान सिर्फ एक वक्त के खाने के लिए भी उनके कहने पर कहीं चल पड़ते हैं लड़ने झगड़ने के लिए, क्या इस हद तक हालत खराब हो गई? मैं आपको गुरु गोलवालकर की बात है, जिसको ये गुरु जी कहते हैं। हाँ। गोलवालकर ने ही जब ये कहा कि 2-3 आदमी तो शाहूकार होने चाहिए, सारी परिसंपत्ति उसके पास होनी चाहिए। बीजेपी की सरकार के 9 साल के अंदर यही सारा काम हुआ। 2-3 परिसंपत्ति, मतलब 100 लोगों के पास देश की 80% संपत्ति हो गई। अब रह गई कि बाकी क्या रह गए, बाकी 80 करोड़ को यही सरकार कह रही है कि हम 5 किलो अनाज देते हैं। इसका मतलब लाभ, उनको ये लाभार्थी कह रहे हैं तो भिखार्थी बना दिए। इसका मतलब उनके पास काम नहीं है, तभी दे रहे हो ना। अगर वो अपनी मेहनत करके, कोई आदमी ऐसा दुनिया में हो सकता है जो अपनी इज्जत बेचकर किसी से भीख मांगता रहे? बिल्कुल। भीख मांगना तो एक किस्म की अपनी इज्जत को दाव पर लगाना। ऐसा कौन होगा? आप 5 किलो अनाज देकर उसको भीख मांगने वाला पैदा कर रहे हैं। तो वो लोग कौन है? मैं ये समझता हूं कि ये रास्ता जो बीजेपी ने सोचा है या आरएसएस ने सोचा है, ये रास्ता बहुत गलत है। ये देश के लिए खतरनाक है और ये देश को आगे नहीं चलने दे। मैं अभी मैं 2 दिन पंजाब जाकर आया। मैं एक जगह, मेरा गुरदासपुर में लेक्चर था, वहाँ जगमोहन सिंह भी आए थे, भगत सिंह के जो भाणजा हैं। जी। तो वो भी वहाँ थे, तो और बाकी लोग भी, सिख बहुत थे, सिख और कामरेड दोनों इकट्ठे थे। मैंने अब वहाँ और भी कई समस्याएं हैं, क्योंकि पंजाब की लीडरशिप खत्म होगी, सिख लीडरशिप खत्म हो गई। अब सिख लीडरशिप खत्म से होने से और कंफ्यूजन कई बढ़ गए। आम आदमी पार्टी ने सरकार, अच्छा बिल्कुल ऐसा हुआ कि सिखों ने लीडर बनाया और वो दूसरी तरफ बिक गया और वो उधर चला गया। फिर सिख जो है वो एक तरह से अगर सियासी यतीम तो कहा ही जा सकता है। हाँ, सियासी यतीम बना दिया गया। सियासी यतीम, देखिए आप समझ लीजिए, ये आरएसएस, बीजेपी और जितनी भी ये हुकूमतों में रहने वाली पार्टियां होती हैं, वो अजीब अजीब किस्म की साजिशें करती हैं। मुसलमानों में
तो अरशद मदनी एंड कंपनी, उन्हें लीडर बनाया जाता है उनके आरएसएस के उर्दू अखबार के जरिए। वो आधी रात को जाकर के मिल लेते हैं मोहन भागवत से, यही तो और सौदा करके आ जाते हैं। यही सिख ऐसा ही सिखों के साथ हुआ। सिख लीडरशिप भी बिक गई, वो भी आरएसएस के हाथ गई। तो ये फिर कम्युनिटीज करें क्या। और अजीब सूरत यह है कि चूंकि मीडिया उनके हाथ में है, वो अपनी पसंद के किसी भी आदमी को लीडर बना करके पेश करती हैं। मैं बीच में जरा 1 मिनट ले रहा हूं। इंटरनेशनल लेवल पर भी तो यही हुआ। अरब मुल्कों की जो हुकूमतें बनाई, बादशाहतें बनाई, वो अंग्रेजों ने और अमेरिकनों ने, उन्होंने अपनी मर्जी के लोग बिठा दिए। वहां की पब्लिक हो गई एक तरह से निष्क्रिय, वहां तो डेमोक्रेसी है ही नहीं। तो इसी तरह से अलग अलग कम्युनिटीज में इतनी बड़ी डेमोक्रेसी, जैसे मोदी जी कह रहे हैं कि भारत जो है वो डेमोक्रेसी की माँ है, लेकिन वहां भी, हमारे यहाँ भारत में भी कम्युनिटीज को सियासी यतीम बनाया जा रहा है। मुसलमानों का भी तकरीबन यही हाल है, सिखों का भी हाल नहीं। है। अभी अब आप अपनी बात आगे बढ़ाएं। मैं आपको बता रहा हूँ हाँ। कि जिस दिन जो नई लोकसभा इन्होंने बनाई, हाँ। भवन बनाया, हाँ। और उसमें जिस दिन ये राजदंड हाँ। राजदंड लेकर उसको स्पीकर की चेयर के साथ लगाने लगे, हमने उसी दिन कहा कि देश को राजशाही की तरफ धकेला जा रहा है। जी जी, अब ये तो राजशाही की तरफ धकेला जा रहा है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। हमारा ये कहना है कि आज भी जो अगला इलेक्शन हो, हाँ। वो लोकशाही बनाम राजशाही हो। हाँ। क्योंकि राजशाही की तरफ आप धकेल रहे हैं, 2-3 करोड़पति परिसंपत्ति के मालिक बना रहे हैं, लोगों को लाभार्थी के नाम से भिखार्थी बना रहे हैं, और ऐसे लोग पैदा कर रहे हैं, डंडे सोटे देकर, बंदूकें देकर, ये सारा काम देकर लोगों के अंदर प्रेशर बिल्ड के। तो ये राजशाही नहीं तो और क्या है? राजशाही में और क्या होता है? राजशाही में यही होता है कि तंत्र को निष्क्रिय कर दो और उन लोगों को, विजिलेंट्स को आगे बढ़ा दो और उनको दो, शराब दे दो और खाना दे दो, और वो इस काम करें। यही तो हुआ ही। उन्हें बेरोजगार कर दो, भूखा कर दो, उन्हें फिर 1-2 टाइम की रोटी दे करके जो चाहो काम करा दो। बिल्कुल यही, तकरीबन ये हालत हो यही में। अच्छा, अब मेवात में जो ये हुआ, आपने बताया कि ऐसे बेरोजगार लोगों को इस्तेमाल किया गया। ये तो बड़ी खैरियत ये है कि ये फसाद फैला नहीं, बढ़ा नहीं। जितनी इनकी तमन्ना थी, कोशिशें थी, जितने हथियार थे, उसके हिसाब से वो शायद उतने कामयाब नहीं हो सके। लेकिन एक चीज़ और जो आ रही है वहाँ से निकल के, कि पढ़ा लिखा मुसलमान भी जो गुड़गांव में है, वो आईटी इंडस्ट्री में हो या पढ़ा लिखा आदमी हो, अब वो भी अपने आप को काफ़ी अनसेफ महसूस कर रहा है। दिल्ली में इधर उधर आकर के रहने की कोशिश कर रहा है, या अपने वतन जा रहा है, जहाँ से भी है, वो यूपी से है, बिहार से। इसको कैसे रोका जाए? इसमें विश्वास बहाली के लिए क्या मैं समझता हूँ कि जब नमाज की इशू था, हाँ। उस समय हम समझते थे कि मुस्लिम को एलिनेट किया जा रहा है, और हमारी कोशिश इसीलिए थी कि वो गुरुद्वारे में नमाज आप अदा करें, ताकि ये एलिनेशन, क्योंकि सिखों ने उस एलिनेशन को सहा है, हमने सोचा कि ये मुसलमानों के साथ भी ये एलिनेशन के पॉलिसी आगे बढ़ी है, हम इसको कैसे रोकें। अब वो पॉलिसी नहीं, इस जो ये कर्म किया है ना इन्होंने, इससे मुसलमान, जाट, गुज्जर, अहीर, मैंने राव इंद्रजीत सिंह की बात की, ये सब लोग अब इकट्ठा हो गए। अब उनको निश्चिंत हो गए, क्योंकि अब ये कहने लगे कि ये बात गलत है, ये जो आपने मेवात में किया ये बात गलत है। क्या मंदिर की जो जलाभिषेक है, जो डंडे और कृपान और तलवारों से आप उसके वहां करोगे? ये कौन सा रास्ता है? ये कौन सा? अब तो वही बोलने लग गए। तो क्योंकि जब वो बोलने लग गए, इसलिए मैं नहीं समझता कि मुसलमानों को इसकी चिंता करनी चाहिए। अब मुसलमान मेन धारा में आएंगे, और यही मेरे लिए खुशी की बात है कि इस हालात ने, कई बार क्या होता है, कोई ऐसा होता है उसमें से कुछ बेनिफिट होता है, अच्छाई भी आती है, अच्छाई नजर, अच्छा नतीजा भी आता है। आदमी तो बुरा करने चला था, पर वो अच्छाई में बदल गया। मैं समझता हूँ कि आगे से ये फूट गया, जैसे हम कहते हैं ना पंजाबी में, भांडा ही फूट गया। अब ये भांडा फूट गया कि जो इन्हें मुलम्मा चढ़ाया हुआ था, ये खत्म हो गया। अब मुझे लगता है कि मुसलमानों को भी ये समझना चाहिए कि आपस में मिल बैठकर विचार करें। और मेरी कोशिश है, मैं इसीलिए पंजाब में जल्दी से आ गया, तो लोगों का ये मन था कि आप आओ, बैठें और बैठ के विचार करें। शायद उन लोगों की है
हम हैं तो मैं तो अकेला ही होता हूँ जी, जी। वैसे, क्योंकि वो समझते हैं कि सिख रिप्रेजेंटेशन है, इससे हम लोग इकट्ठे हमने हैं। हमसे पहले बात की थी सरदार दयाल सिंह जी के साथ, और उसमें एक बात आई थी नतीजे के तौर पर, हमारे दर्शक उस पर अब भी गौर कर सकते हैं, सोच समझ सकते हैं कि आपने जिक्र किया था कि जिस तरह से वो नमाज के लिए जिस तारीख को ऐलान किया गया था, उसी तारीख में मोदी जी ने अपना वो किसानों के खिलाफ जो कानून थे वो वापस लिए थे, 19 नवंबर। वो 19 नवंबर। तो ये अगर मुसलमान और सिख एक दूसरे के धार्मिक स्थलों तक पर भी जाएं, एक दूसरे से मिलें और प्यार बांटे एक दूसरे को, तो ये नफरत वाले जो हैं वो खुद नाकाम हो जाएंगे, जिस तरह से अभी गुड़गांव में और नूह में उन्हें नाकाम किया है बिल्कुल सही आरएसएस बात के है। लोगों को। इसको हमें आगे बढ़ाने की जरूरत है। अगर ये आगे बढ़ेगा तो ये एलिनिएशन वाली सियासत, चाहे वो सिखों के खिलाफ हो या मुसलमानों के खिलाफ हो, उसमें वो कामयाब नहीं हो सकेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया बहुत सरदार दयाल सिंह जी। बहुत अच्छा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। शुक्रिया। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।